साहब, मैं आपके बेटे की खोई हुई आवाज लौटा सकती हूँ। बस शर्त यह है कि आप मेरे बूढ़े पिता के हाथों से हथकड़ी खोल दीजिए। बारिश की उस तूफानी रात में जाए रायजादा हवेली के भारी भरकम लोहे के गेट पर खड़ी उस 19 साल की लड़की की आवाज बिजली की कड़ाहट से भी ज्यादा तेज थी। भीगते हुए उसके कपड़े, ठंड से कांपता बदन, लेकिन आंखों में अंगारों जैसी चमक। उसे देखकर वहां खड़े संतरी और नौकर भी एक पल के लिए सहम गए थे। हवेली के मालिक, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रमजीत सिंह रायजादा अपनी बालकनी में खड़े थे। उनके हाथ में विस्की का गिलास था और चेहरे पर दुनिया जहान का तनाव। उनका 7 साल का बेटा कबीर पिछले 6 महीनों से एक शब्द नहीं बोला था, न हंसा था, न रोया था, बस पत्थर की मूर्ति बन गया था। बड़े बड़े मनोचिकित्सक और विदेश के डॉक्टर सब हार मान चुके थे। डॉक्टरों का कहना था कि कबीर सिलेक्टिव म्यूजिटिज्म और गहरे सदमे में है और शायद अब वो कभी न बोल पाए। और इसी मातम पसरे सन्नाटे के बीच नीचे खड़ी वो लड़की चिल्ला रही थी। विक्रमजीत ने गुस्से में गिलास मेज पर पटका और नीचे आए। कौन है यह बदतमीज लड़की और इसे अंदर किसने आने दिया? विक्रमजीत की दहाड़ से हॉल गूंज उठा। लड़की डरी नहीं, उसने अपनी गीली ओढ़नी को कसकर पकड़ा और एक कदम आगे बढ़ाया। उसका नाम था सुधा। और जिस आदमी को पुलिस वैन में बैठाकर ले जाने की तैयारी हो रही थी वो उसका पिता दीनानाथ था, रायजादा की हवेली का पुराना रसोइया। दीनानाथ पर आरोप था कि उसने विक्रमजीत सिंह की तिजोरी से पुश्तैनी हीरे की अंगूठी चुराई है। सबूत के तौर पर अंगूठी दीनानाथ के क्वार्टर में आटे की डिब्बे के अंदर मिली थी। सुधा की आंखों में आंसू थे मगर होठों पर एक अजीब सी दृढ़ता। साहब, मेरे पापा चोर नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जवानी इस हवेली के चूल्हे चौके में खपा दी। जिसने आपको गोद में खिलाया वो आपकी अंगूठी चुराएगा? सुधा ने भराई भराई आवाज में कहा। विक्रमजीत ने नफरत से दीनानाथ की तरफ देखा जो पुलिस जीप में सिर झुकाए बैठा रो रहा था। सबूत झूठ नहीं बोलते। लड़की पुलिस की अंगूठी उसके घर में मिली है, ले जाओ इसे। पुलिस जीप स्टार्ट होने ही वाली थी कि सुधा पुलिस की गाड़ी के आगे लट गई। कीचड़ में सना उसका शरीर, लेकिन इरादा चट्टान जैसा। गाड़ी मेरे ऊपर से चढ़ा कर ले जाइए, लेकिन सुन लीजिए राम साहब, जिस बेटे के लिए आपने दुनिया भर के डॉक्टर की दौलत लुटा दी उसका इलाज मेरे पास है। अगर मैं हार गई तो मुझे बाबा के साथ जेल भेज देना, लेकिन अगर कबीर भैया बोल पड़े तो क्या आप मेरे बाबा को छोड़ेंगे? विक्रमजीत छिटक गए। एक पिता का दिल चाहे वो कितना भी सख्त क्यों ना हो, औलाद की उम्मीद पर पिघल ही जाता है। विक्रम ने 6 महीने से पापा तक नहीं कहा था। उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद कबीर ने खुद को अपनी ही दुनिया में कैद कर लिया था। हवेली की घमंडी मैनेजर मिसेस डिसूजा जो वहीं खड़ी थी तलखी से बोली, सर ये लड़की ब्लैकमेल कर रही है, यह सब नाटक है, इसे पुलिस के हवाले कीजिए। लेकिन विक्रमजीत ने हाथ उठाया। उन्होंने सुधा की आंखों में देखा, वहां लालच नहीं भरोसा था। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। विक्रमजीत ने घड़ी देखते हुए कहा, अगर कल शाम तक कबीर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला तो तुम्हारे पिता पर चोरी के साथ साथ धोखाधड़ी का केस भी लगाऊंगा और सजा दोगुनी होगी। सुधा ने कांपते हाथों से अपनी कोहनी पर लगी मिट्टी झाड़ी और खड़ी हुई। मंजूर है दोस्तों, क्या एक बेटी का विश्वास उसके पिता को बचा पाएगा? क्या सच में सुधा के पास कोई चमत्कार है? कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। सुधा को कबीर के कमरे में ले जाया गया। कमरा खिलौने से भरा था लेकिन बेजान था। कबीर खिड़की के पास व्हील चेयर पर बैठा शून्य में घूर रहा था। वह शारीरिक रूप से अपाहिज नहीं था लेकिन मन से इतना टूट चुका था कि चलता फिरता भी नहीं था। सुधा जानती थी कि कबीर बीमार नहीं है, वो बस अकेला है। कबीर की माँ के गुजरने के बाद दीनानाथ ही थे जो उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे, उसे कहानियां सुनाते थे। दीनानाथ के खाने में सिर्फ मसाले नहीं, ममता होती थी। और पिछले एक हफ्ते से जब से दीनानाथ पर चोरी का इल्जाम लगा था कबीर ने अन्न का एक दाना नहीं खाया था। उसे जबरदस्ती ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। सुधा सीधे रसोई में गई। वहां नए सेफ और मिसेज डिसूजा खड़े थे। तुम्हें क्या लगता है एक गंवार लड़की, ये हम यहाँ 5 स्टार सेफ फेल हो गए और तुम उसे खाना खिलाओगी? मिसेज डिसूजा ने ताना मारा। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पोटली से एक पुरानी छोटी सी चांदी की कटोरी निकाली और ये वही कटोरी थी जिसमें दीनानाथ बचपन में विक्रमजीत को और अब कबीर को खीर खिलाया करते थे। सुधा ने गैस जलाई, उसमें फैंसी मसाले हटा दिए। उसने दूध चढ़ाया, उसे धीमी आंच पर पकाया। उसने उसमें इलायची कूट कर डाली और सबसे आखिर में एक चुटकी केसर और थोड़ा सा गुड़ डाला। पूरे घर में एक भीनी भीनी जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी। यह खुशबू दौलत की नहीं थी, यह खुशबू रिश्ते की थी। वह खीर की कटोरी लेकर कबीर के कमरे में पहुंची। विक्रमजीत दरवाजे पर खड़े थे। डॉक्टर्स और नर्स भी वहां मौजूद थे। सबकी निगाहें सुधा पर थी। सुधा ने कबीर के सामने घुटनों के बल बैठकर कटोरी की भाप उसकी नाक तक जाने दी। कबीर की पलकें हल्की सी झपकी। यह वो खुशबू थी जो उसे अपनी माँ के जाने के बाद उसके दादू दीनानाथ के पास होने का एहसास दिलाती थी। सुधा ने धीरे से कहा, छोटे सरकार, दादू ने भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर कबीर नहीं खाएगा तो दादू पुलिस थाने में भी भूखे रहेंगे। क्या तुम चाहते हो दादू भूखे रहे? कमरे में सन्नाटा था। कबीर ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी पथरीली आंखों में पहली बार कोई हलचल हुई। उसने कांपते हाथ से सुधा का हाथ पकड़ा। सुधा ने चम्मच उसके होठों से लगाया। एक निवाला, फिर दूसरा। डॉक्टर हैरान थे। जो लड़का नली से भी खानू नहीं ले रहा था वो खुद कर खा रहा था, लेकिन अभी भी वो बोला नहीं। शर्त बुलवाने की थी, सिर्फ खिलाने की नहीं। रात गहरी आ गई। विक्रमजीत ने कहा, खाना खा लिए, ये अच्छी बात है, लेकिन इसने बोला नहीं, सुबह पुलिस आएगी। सुधा हारी नहीं। वो पूरी रात कबीर के बिस्तर पर पास बैठी रही। वो उसे लोरी सुनाती रही, वही लोरी जो दीनानाथ उसे सुनाते थे। अगली सुबह आखिरी प्रहर था। विक्रम
विक्रमजीत पुलिस को फोन करने ही वाले थे, जा रहे थे कि तभी कबीर के कमरे से एक चीख सुनाई दी। दादू! विक्रमजीत दौड़ते हुए कमरे में गया। उन्होंने देखा कि कबीर बिस्तर पर बैठा है, रो रहा है। सुधा का हाथ पकड़कर जोर से चिल्ला रहा है, दादू को मत ले जाओ, दादू चोर नहीं है, दादू चोर नहीं है। विक्रमजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 महीने बाद उनके बेटे की आवाज। वो दौड़े और कबीर को गले लगा लिया। कबीर फूट फूट कर रो रहा था। पापा, डिसूजा आंटी ने रखा था, मैंने देखा था, कबीर ने सिसकते हुए कहा। कमरे में खड़ी मिसेज डिसूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? विक्रमजीत ने कबीर को सीधा किया। क्या कह रहे हो बेटा? कबीर ने अपनी तुलतलाती है एक जुबान पे जो सच बताया। उसने हवेली की दीवार को हिला दिया। उस रात कबीर ने छिप कर देखा था कि मिसेज डिसूजा ने ही वो अंगूठी दीनानाथ के क्वार्टर के आटे के डब्बे में छुपाई थी। कबीर उस वक्त डर गया था और अपनी माँ की मौत के सदमे में था। साथ साथ इस डर के उसने आवाज़ छीन ली थी। उसे लगता था कि अगर वो बोलेगा तो डिसूजा आंटी दादू को मरवा देगी, लेकिन आज सुधा के प्यार और उस खीर की ताकत ने उसे अपना डर तोड़ने की हिम्मत दी थी। सच सामने आने वाला है दोस्तों। क्या अब विक्रम जी अपनी गलती सुधारेगा? क्लाइमैक्स से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। विक्रम जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो पलटे और मिसेज डिसूजा की तरफ बढ़े। डिसूजा कांपने लगी। सर बच्चा है, झूठ बोल रहा है। खामोश! विक्रमजीत ने इतनी जोर से डांटा कि खिड़कियां के शीशे भी थर्रा गए। पुलिस अभी भी बाहर खड़ी है, लेकिन अब वो दीनानाथ को नहीं तुम्हें ले जाएगी। थोड़ी ही देर में नजारा बदल गया। मिसेज डिसूजा पुलिस की जीप में थी और दीनानाथ को इज्जत के साथ अंदर लाया गया। दीनानाथ की हालत खराब थी, वर्दी मैली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कबीर को अपने पैरों पर खड़ा देखा, वो अपना सारा दर्द भूल गए। कबीर दौड़कर दीनानाथ के गले लग गया। एक बूढ़ा नौकर और एक करोड़पति का बेटा दोनों ऐसे रो रहे थे जैसे बरसों बाद बिछड़े हुए दो जिस्म और एक जान मिल रहे हो। सुधा एक कोने में खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी। उसका काम हो गया था, उसने अपना वादा निभाया था। विक्रमजीत सिंह जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे, आज उस गरीब लड़की के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वो सुधा के पास आए। मुझे माफ कर दो बेटी। विक्रमजीत ने भारी आवाज भारी थी। दौलत के नशे में मैं भूल गया था कि वफादारी की कीमत हीरो से नहीं दिल से आंकी जाती है। तुमने सिर्फ मेरे बेटे की आवाज नहीं लौटाई, तुमने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। विक्रमजीत ने दीनानाथ का हाथ अपने हाथ में लिया। काका, अब आप इस घर के नौकर नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक यह हवेली खड़ी है, आप और आपका परिवार इस घर का हिस्सा बनकर रहेंगे। सुधा की आगे की पढ़ाई, उसकी शादी, सबकी जिम्मेदारी मेरी। दीनानाथ ने हाथ जोड़ लिए। नहीं मालिक, हम गरीब लोग हैं, हमें बस इज्जत की 2 रोटी चाहिए। बस मेरे बच्चे पर कभी चोर का दाग न लगे, इतना भी बहुत है। उस दिन रायजादा हवेली में फिर से खुशियां लौटी, लेकिन यह खुशियां पैसों से नहीं बल्कि एक गरीब लड़की की हिम्मत और एक कटोरी खीर की खुशबू से आई थी। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के कपड़े और ओहदे देखकर उसकी ईमानदारी का फैसला नहीं करना चाहिए। अक्सर बड़े बड़े महलों में जो सच छुप जाता है, वो गरीब की झोपड़ी का दिया हुई ही रोशन करता है। और प्यार वो दावा है जो गूंगों को भी जुबान दे सकता है। अगर इस कहानी में आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो कमेंट में पिता का प्यार जरूर लिखें। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियां जो दिल से निकलती है और दिल तक जाती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।